नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन राजनीति विज्ञान विषय हेतु लगातार अभ्यास प्रश्नों को आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। निश्चित ही आपको इसका फायदा मिल रहा होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसी श्रृंखला के तहत हमारा आज का पहला प्रश्न है, ई शासन का लक्ष्य सरकार तथा नागरिकों के बीच पारस्परिक अंतःक्रिया को बनाना है। पहला अधिक दोस्ताना, दूसरा सुविधाजनक, तीसरा पारदर्शी, चौथा किफायती। कूट के अनुसार उत्तर देना है। ऑप्शन ए में है पहला और तीसरा, ऑप्शन बी में है पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी है दूसरा, तीसरा और चौथा, और डी में है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यानी ई शासन का लक्ष्य सरकार तथा नागरिकों के बीच पारस्परिक अंतःक्रिया को अधिक दोस्ताना बनाना, अधिक सुविधाजनक बनाना, अधिक पारदर्शी बनाना और अधिक किफायती बनाना है। अगला प्रश्न देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो आपको गलत कथन खोजना है। कथन दिया है, ऑप्शन ए में है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में बिल ऑफ राइट्स का उपबंध है। ऑप्शन बी है संविधान देश की सर्वोच्च विधि है। ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका में एकल नागरिकता का उपबंध है। और ऑप्शन डी है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्य 2 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में एकल नागरिकता उपबंध है। यह कथन जो है वो गलत है। इसके अतिरिक्त बाकी के सारे कथन सही हैं। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में बिल ऑफ राइट्स एक उपबंध है, सही है। संयुक्त राज्य देश की सर्वोच्च विधि है, संविधान देश की सर्वोच्च विधि संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है, ये भी सही है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य 2 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, यह कथन भी सही है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में संवैधानिक रूप से केवल एकल नागरिकता का उपबंध नहीं है। यहाँ पे दोहरी नागरिकता पाई जाती है। एक नागरिकता राज्य से मिलती है और दूसरी नागरिकता जो होती है वो राष्ट्र से होती है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की होती है, केंद्र से। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या गुटनिरपेक्षता की विशेषता नहीं है। इसमें विशेषताएं दी है। ऑप्शन ए में है गुटनिरपेक्षता राष्ट्रों के समुदाय में बहुलवाद और लोकतांत्रिक समानता का पक्षधर है। बी है यह नस्लवाद और भेदभाव की सभी ताकतों का विरोध करता है और मौलिक स्वतंत्रता का समर्थक है। आर्थिक और सामाजिक न्याय गुटनिरपेक्षता का उद्देश्य है। और सी ऑप्शन है गुटनिरपेक्षता इस धारणा पर आधारित है कि राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रों की राष्ट्रीय शक्ति से जुड़ी हुई है। और ऑप्शन डी है गुटनिरपेक्षता इस बात पर विश्वास करता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति राष्ट्रीय आकांक्षाओं को प्राप्त करने और सार्वभौम स्वतंत्रता के उपभोग के लिए असंबद्ध पूर्वापेक्षा है। तो दोस्तों इसमें से जो विशेषता नहीं है वो क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गुटनिरपेक्षता की विशेषता में गुटनिरपेक्षता इस बात पर विश्वास करता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति राष्ट्रीय आकांक्षाओं को प्राप्त करने और सार्वभौम स्वतंत्रता के उपभोग के लिए असंबद्ध पूर्वापेक्षा है। यह बिल्कुल गलत है। इसके अतिरिक्त बाकी के अन्य कथन जो है वो सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में खेल सिद्धांत से संबद्ध नहीं है। तो जो खेल सिद्धांत से संबद्ध नहीं बताना है। ऑप्शन ए कर्ता की विवेकशीलता, बी लाभ की महत्तम और घाटा को न्यूनतम करने का प्रयास, सी नैतिकता के आधार पर कार्य करने की राज्य की प्रवृत्ति, डी स्वतंत्र आरोही होने की संभावनाओं के प्रति जागरूकता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नैतिकता के आधार पर कार्य करने की राज्य की प्रवृत्ति खेल सिद्धांत से संबद्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त कर्ता की विवेकशीलता, लाभ की महत्तम और घाटा को न्यूनतम करने का प्रयास और स्वतंत्र आरोही होने की संभावना के प्रति जागरूकता खेल सिद्धांत से संबंधित तथ्य हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांतकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नव यथार्थवाद से संबद्ध है। तो बताना है कौन नव यथार्थवाद से रिलेटेड है। ऑप्शन ए केनेथ वाल्ज, ऑप्शन बी हंस मार्गेनथाउ, सी रिनहोल्ड नीबर और डी जॉन रग्गी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केनेथ वाल्ज। ये सिद्धांतकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नव यथार्थवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो कथन जो सही है बताना है। पहला कथन, चार्टर के अनुच्छेद 3 के अनुसार जिन देशों ने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में जून 1945 में भाग लिया था और जिन्होंने 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, वे संयुक्त राष्ट्र के मूल सदस्य बने। दूसरा है स्विट्जरलैंड 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। तीसरा है आम सभा का सामान्य सत्र सितंबर में आरंभ होता है और आमतौर पर वर्ष के अंत तक जारी रहता है। और चौथा है आर्थिक और सामाजिक परिषद में सेवानिवृत्त हो रहे सदस्य तत्काल पुनः निर्वाचित होने के पात्र भी होते हैं। कूट के अनुसार उत्तर देना है। ऑप्शन ए में पहला, दूसरा और तीसरा सही है, बी में दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, सी है पहला, दूसरा और चौथा सही है और डी है पहला, तीसरा और चौथा सही है। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, पहला, तीसरा
और चौथा सही है। तो इसमें पहला कथन था जो ये संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के विषय में बात कर रहे हैं, इसके अनुच्छेद 3 में जिन देशों ने जून 1945 में सैन फ्रांसिस्को में भाग लिया था और उन्होंने 1 जनवरी 1942 संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, वे संयुक्त राष्ट्र के मूल सदस्य बने। करेक्ट है। इसके अलावा तीसरे नंबर का आम सभा में सामान्य सत्र सितंबर से आरंभ होता है, ठीक, और आमतौर पर वर्ष के अंत तक जारी रहता है। ये जो कथन है ये बिल्कुल सही है। और आर्थिक तौर पर सामाजिक परिषद में सेवानिवृत्त हो रहे सदस्य तत्काल पुनः निर्वाचित होने के पात्र भी होते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। घटनाएं दी हैं, लखनऊ समझौता, दूसरा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रख्यापन, तीसरा आर्य समाज की स्थापना, चौथा बंगाल का विभाजन। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपर्युक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम है, यानी इनको क्रम से जमा के आपको बताना है। ऑप्शन ए है तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला। बी है पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। सी है तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला। और डी है पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले आया आर्य समाज की स्थापना, ये 1875 में हुई थी। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये 1878 में आया था। इसके अलावा चौथे नंबर पे है बंगाल का विभाजन 1905 में। और पहले नंबर पे जो है वो लखनऊ समझौता है, ये 1916 में किया गया था। तो इस प्रकार से 3, 2, 4, 1 ये इसका सही घटनाक्रम होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची में प्रत्यक्ष रूप से नहीं है परंतु उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए कई निर्णयों में उसी रूप में मान्य ठहराया गया है। ऑप्शन ए विधि के समक्ष समानता, बी सरकारी नौकरियों में अविभेद का अधिकार, सी संगम या संघ बनाने का अधिकार, डी प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। 44 संवैधानिक संशोधन द्वारा व्यवस्था की गई कि प्रेस संसद तथा राज्य विधानमंडलों की कार्रवाई के प्रकाशन के संबंध में पूर्ण स्वतंत्र है और राज्य के द्वारा इस संबंध में प्रेस पर प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते। इस प्रकार से मौलिक अधिकारों की सूची में स्पष्ट रूप से इसका नाम नहीं होते हुए भी ये मौलिक अधिकारों उच्चतम न्यायालय के निर्णयों द्वारा मौलिक अधिकारों की तरह ही वर्क करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंधित करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य यह वचन देते हैं कि वे सुरक्षा परिषद को उसकी मांग और विशेष समझौते के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य के लिए आवश्यक सशस्त्र बल और आवागमन के अधिकार सहित सहायता और सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। तो ये कौन सा अनुच्छेद में ये दिया गया है आपको बताना है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 41, बी अनुच्छेद 42, सी अनुच्छेद 43 और डी अनुच्छेद 44। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 में उपबंध किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य ये वचन देंगे कि वे सुरक्षा परिषद में इसकी मांग और विशेष समझौते के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक सशस्त्र बल और आवागमन के अधिकार सहित सहायता और सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा कि हम अपने मूल्य को उस प्रकार नहीं छोड़ सकते जैसे हम अपना कोट उतारते हैं। ऑप्शन ए लियो स्ट्रास, बी अल्फ्रेड गावन, सी जीन ब्लांडेन, डी डेविड ईस्टन। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन ने कहा कि हम अपने मूल्य को उस प्रकार नहीं छोड़ सकते जैसा हम हमारा कोट उतारते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन ए उसके पास अनिश्चित काल तक सदन को स्थगित करने की शक्ति है। ऑप्शन नंबर बी इसमें दिया है उसके पास 17 वसन के बाद भी सदन को बुलाने की शक्ति है। ऑप्शन सी है सदन के भंग होने के बाद और सदन की पहली बैठक के ठीक पहले तक वह पद पर बना रहता है। ऑप्शन नंबर डी है लोकसभा की सदस्यता समाप्त होने पर उसे अपने पद से हट जाना होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसके पास 17 वसन के बाद भी सदन बुलाने की शक्ति है। यह सही नहीं है। जब 17 वसन हो जाता है उसके बाद में सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के पश्चात उसे फिर से बुलाने की शक्ति अध्यक्ष को प्राप्त है, परंतु 17 वसन हो जाने पर केवल राष्ट्रपति ही सदनों की बैठकों को आमंत्रित कर सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह अभिकथन और कारण पर निर्भर प्रश्न है। अभिकथन ए है F.A. हायक के अनुसार राज्य का हस्तक्षेप एवं समूहवाद अपने संयत स्वरूप में भी निसंदेह स्वतंत्रता का अपहरण करते हैं। कारण आर वे निर्बाध व्यापार के समर्थक हैं और कीन्स के अर्थशास्त्र तथा कल्याणकारी राज्य के विरोधी हैं। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में कौन सा
सही है आपको बताना है। ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य में शामिल है, तो राज्य में क्या क्या शामिल है बताना है। पहला, भारत की संसद और सरकार। दूसरा, राज्यों की सरकार और विधानमंडल। तीसरा, भारतीय राज्य के भीतर भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है आपको खोजना है। ऑप्शन ए में पहला दूसरा था, बी में पहला और दूसरा, सी में दूसरा और तीसरा और डी में पहला और तीसरा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला दूसरा और तीसरा सही है, यानी तीनों के तीनों कथन सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य में भारत की संसद और सरकार शामिल होती है, राज्यों की सरकारें और विधानमंडल शामिल होते हैं। भारतीय राज्य के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी, ये सारे के सारे जो है इसमें शामिल होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। किसके लिए विचार यानी आइडिया ना कि उत्पादन की भौतिक स्थिति क्रांति के प्रभावी कारण है, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी लेनिन, सी एंजल्स, डी स्टालिन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेनिन। लेनिन के लिए विचार ना कि उत्पादन की भौतिक स्थिति क्रांति के प्रभावी कारण है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वह प्रमुख सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली कार्य करती है। ऑप्शन ए संसद की सर्वोच्चता, बी कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व, सी न्यायपालिका की सर्वोच्चता और डी शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। यह वो सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली कार्य करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अरस्तु के संवैधानिक नियमों की अभिव्यक्ति नहीं है। ऑप्शन ए सार्वजनिक हित में शासन, बी विधि सम्मत शासन, डी इच्छुक प्रजा की सरकार, डी प्रजा की गरिमा असंगत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अरस्तु के संवैधानिक नियम की अभिव्यक्ति जो नहीं है वो है प्रजा की गरिमा असंगत है। इसके अलावा अरस्तु के संवैधानिक नियमों की अभिव्यक्ति करने में सार्वजनिक हित में शासन, विधि सम्मत शासन और इच्छुक प्रजा की सरकार ये सभी शामिल होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है कि कोई मामला जिस पर एक मंत्री द्वारा निर्णय लिया जा चुका है मंत्री परिषद के समक्ष रखा जाए। दूसरा, राष्ट्रपति विधायन के प्रस्ताव से संबंधित सभी सूचनाओं की मांग कर सकता है। तीसरा, राष्ट्रपति को संसद के दोनों में से किसी भी सदन को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार है। चौथा, संघ के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति के पास अवश्य भेजा जाना चाहिए। तो इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए में है पहला दूसरा तीसरा, बी में है पहला और चौथा, सी में है दूसरा तीसरा चौथा और डी में है पहला दूसरा तीसरा और चौथा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पहला दूसरा तीसरा और चौथा, यानी चारों कथन सही हैं। राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है कि कोई मामला जिस पर मंत्री द्वारा निर्णय लिया जा चुका है मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा जाए। साथ ही राष्ट्रपति विधायन के प्रस्ताव से संबंधित सभी सूचनाओं की मांग कर सकता है। राष्ट्रपति को संसद के दोनों में से किसी भी सदन को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार प्राप्त है। साथ ही संघ के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति के पास अवश्य भेजा जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य की विधायी, कार्यकारी और संघीय शक्तियों के अस्तित्व की बात करता है। ऑप्शन ए हाब्स, बी लॉक, सी रूसो, डी बेंथम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉक। लॉक जो है वो राज्य की विधायी, कार्यकारी और संघीय शक्तियों के अस्तित्व की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। जे.एस. मिल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए में है आनंद गुणवत्ता की दृष्टि से भिन्न भिन्न होता है, बी सुखद कैलकुलस व्यर्थ की बात है, सी उपयोग का सिद्धांत जीवन का अंत है और डी स्वतंत्रता में वे कार्य शामिल होते हैं जिनकी इच्छा की जाती है। तो दोस्तों इसमें जो असत्य कथन है वो कथन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी में है उपयोग का सिद्धांत जीवन का अंत है, यह गलत है। इसके अलावा जे.एस. मिल के लिए आनंद गुणवत्ता की दृष्टि से भिन्न भिन्न होता है तथा सुखद कैलकुलस व्यर्थ की बात है और स्वतंत्रता में वे कार्य शामिल होते हैं जिनकी इच्छा की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से विवादों की कौन सी एक कोटि उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता में शामिल नहीं की गई है। तो विवाद दिए हैं। ऑप्शन ए में है भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, बी में दिया है एक दूसरे के मुकाबले में दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद,
सी में दिया है 2 या अधिक राज्यों के निवासियों के बीच में विवाद, और ऑप्शन डी में है एक तरफ भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों और दूसरी तरफ एक या अधिक राज्यों के बीच में विवाद। तो ये जो न्यायालय है, न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता के क्षेत्र में जो शामिल नहीं है वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2 या अधिक राज्यों के निवासियों के बीच में जो विवाद होता है वह आरंभिक अधिकारिता में शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार या अधिक राज्यों के बीच में विवाद, एक दूसरे के मुकाबले में 2 या अधिक राज्यों के बीच विवाद, तथा एक तरफ भारत सरकार और एक या अधिक राज्य और दूसरी तरफ एक या अधिक राज्यों के बीच जो विवाद होता है ये उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता में शामिल है। अगला प्रश्न देखेंगे, यह अभिकथन और कारण पर निर्भर है। अभिकथन दिया है गांधी जी के लिए सत्याग्रह निष्क्रिय विरोध के समान नहीं है। कारण आर दिया है सत्याग्रह से तात्पर्य क्रूर राज्य सत्ता के विरुद्ध लोगों द्वारा विधि सम्मत नैतिक और सच्चाई युक्त राजनीतिक कार्रवाई है। उपयुक्त दोनों कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही उत्तर या कूट चुनिए। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। बी है ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है, तथा डी है ए गलत है परंतु आर सही है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। कथन दोबारा पढ़ लेते हैं। गांधी जी के लिए सत्याग्रह निष्क्रिय विरोध के समान नहीं है, और कारण आर दिया है सत्याग्रह से तात्पर्य क्रूर राज्य सत्ता के विरुद्ध लोगों द्वारा विधि सम्मत नैतिक और सच्चाई युक्त राजनीतिक कार्रवाई है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण के बारे में किसी राज्य के विधानमंडल में कोई चर्चा नहीं की जा सकती। दूसरा, भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार राज्य के उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण के बारे में राज्य के विधानमंडल में चर्चा की जाने पर कोई निर्बंधन नहीं है। और तीसरा है, भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार न्यायालय विधानमंडलों की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकते हैं। तो इसमें कूट के अनुसार आपको उत्तर देना है। ऑप्शन ए है पहला और दूसरा, ऑप्शन बी है दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी है पहला और तीसरा, तथा ऑप्शन डी है पहला दूसरा और तीसरा। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा। ये कथन जो है बिल्कुल सही है। भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण के बारे में किसी राज्य के विधानमंडल में कोई चर्चा नहीं की जा सकती है, और भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार न्यायालय विधानमंडल की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकते हैं। कथन दूसरा असत्य है, क्योंकि किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आचरण के विषय में संसद या किसी राज्य विधानमंडल में कोई चर्चा नहीं की जा सकती है। अगला प्रश्न देखेंगे, राजनीति विकास की निम्नलिखित विशेषताओं का सही क्रम क्या है। पहला क्षमता, दूसरा समानता, तीसरा विभेदीकरण। तो इसमें क्रम दिया है, ऑप्शन ए में है पहला फिर दूसरा फिर तीसरा, ऑप्शन बी में है दूसरा फिर पहला फिर तीसरा, और सी में है तीसरा फिर पहला फिर दूसरा, तथा ऑप्शन डी में है तीसरा फिर दूसरा फिर पहला। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, दूसरा पहला और तीसरा। यानी राजनीति के विकास की विशेषताओं का सही क्रम में सर्वप्रथम आएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी समानता, उसके बाद में आएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी क्षमता, और उसके बाद में आएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी विभेदीकरण। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में राज्यों में वित्त आयोग से संबद्ध निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ऑप्शन ए में है भारत के संविधान के 74 संशोधन में नगर पालिकाओं का वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए राज्य द्वारा वित्त आयोग की स्थापित करने के लिए उपबंध है। ऑप्शन बी है राज्य का मुख्य तंत्र वित्त आयोग के संगठन का निर्णय करता है और अध्यक्ष को नामित करता है। ऑप्शन सी है वित्त आयोग से अपेक्षित है कि वह राज्य और भीतर और नगरपालिकाओं के बीच संसाधनों के बंटवारे की सिफारिश करे। और ऑप्शन डी है वित्त आयोग राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान के संबंध में सिफारिशें करने के लिए अधिकृत है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ये ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है वो सही नहीं है, यानी राज्य का मुख्य तंत्र वित्त आयोग के संगठन का निर्णय करता है और अध्यक्ष को नामित करता है, ये गलत है। बाकी के सारे कथन सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद को आचार संहिता समिति की पहली रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो आपको बताना है आचार संहिता समिति की पहली रिपोर्ट के बारे में जो कथन सही है वो उसे ढूंढना है। ऑप्शन ए में है राजनीति का अपराधीकरण राजनीतिक दल एवं निर्वाचन सुधार आचार संहिता जैसे मामले इसके विषय थे। ऑप्शन बी है आचार संहिता के प्रवर्तन के प्रक्रियागत पहलू उसके विषय थे। सी में दिया है
विधानमंडलों में अव्यवस्थित कार्रवाइयाँ, विधानमंडलों में पीठासीन अधिकारी के साथ सहयोग एवं अनुशासन के प्रवर्तन जैसे मामले इसके विषय थे। और डी में है राजनीतिक दलों का व्यवहार और सुशासन जैसे मामले इसके विषय थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो पहली रिपोर्ट संसद की आचार संहिता समिति द्वारा दी गई थी उसके अनुसार राजनीति का अपराधीकरण, राजनीतिक दल एवं निर्वाचन सुधार आचार संहिता जैसे मामले इसके विषय थे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किन देशों में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों इकाइयों पर निर्भर करती हैं? पहला अमेरिका, दूसरा भारत, तीसरा स्विट्जरलैंड, चौथा ऑस्ट्रेलिया। कूट के अनुसार उत्तर देना है। ऑप्शन ए में पहला और तीसरा, बी में तीसरा और चौथा, सी में पहला और चौथा और डी में पहला, तीसरा और चौथा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहला, तीसरा और चौथा, यानी अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इन तीनों में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों की इकाइयों पर भी निर्भर करती हैं। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक से हो गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत की अगर बात करें तो भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास में रहती हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है गुजरात दंगे 1960 में हुए थे, रेड्डी आयोग। ऑप्शन बी भिवंडी दंगे 1970, डीपी मदान आयोग। ऑप्शन सी जमशेदपुर दंगे 1979, जितेंद्र नारायण आयोग। और ऑप्शन डी मुंबई दंगे 1993, शशिकांत वर्मा आयोग। तो दोस्तों इसका जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई दंगे 1993, शशिकांत वर्मा आयोग। ये गलत है। इसके अलावा गुजरात दंगे 1960, रेड्डी आयोग सही है। भिवंडी दंगे 1970, डीपी मदान आयोग, ये भी सही है। जमशेदपुर दंगे 1979, जितेंद्र नारायण आयोग, ये भी सही है। और मुंबई दंगे 1993 जो है वो श्री कृष्ण आयोग जो है वो बनाया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, आधुनिक काल में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है क्योंकि? ऑप्शन ए, लोग राज्य के कार्यों के प्रति उदासीन है। बी, राजनीतिक दल इसका विरोध करते हैं। सी, संपत्तिशाली वर्ग इसका विरोध करते हैं। डी, आधुनिक राज्य के आकार और जनसंख्या द्वारा व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक राज्य के आकार और जनसंख्या द्वारा व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण आधुनिक काल में प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो संभव नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को एक ऐतिहासिक फैसले में विवाद स्पष्ट चुनावी बांड को असंवैधानिक करार दिया। चुनावी बांड के विषय में गलत कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए में है, यह एक किस्म का वित्तीय इंस्ट्रूमेंट था जिसके जरिए कोई भी राजनीतिक दलों को गुमनाम रूप से चंदा दे सकता था। बी है, इस पर कोई ब्याज भी नहीं लगता था। सी, यह 100 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख और 10 लाख रुपयों के मूल्य में उपलब्ध थे। और डी है, चुनावी बांड की घोषणा 2017 के केंद्रीय बजट में की गई थी और उन्हें लागू 29 जनवरी 2018 में किया गया था। तो दोस्तों इसमें गलत कथन है, उसमें ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी गलत कथन है। इसके अलावा बाकी समस्त कथन सही हैं। यह एक किस्म का वित्तीय इंस्ट्रूमेंट था जिसके जरिए कोई भी राजनीतिक दलों को गुमनाम रूप से चंदा दे सकता था। इस पर कोई ब्याज नहीं लगता था। चुनावी बांड की घोषणा 2017 में केंद्रीय बजट में की गई थी और इन्हें 29 जनवरी 2018 में लागू किया गया था। अगर बात करें तो कितने रुपए में जारी होते हैं, तो यह जो स्टार्टिंग इसका था 1000 रुपये से जारी होता है, फिर 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और अधिकतम 1 करोड़ मूल्य रुपए में जारी किए गए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बांड रद्द करने के कारण निम्न में से हैं। तो रद्द करने के कारण आपको बताना है। पहला, चुनावी बांड योजना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रदत्त मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। दूसरा, राजनीतिक चंदा योगदानकर्ता को मेज पर एक जगह देता है, यानी यह विधायकों तक पहुंच बढ़ाता है और यह पहुंच नीति निर्माण पर प्रभाव में तब्दील हो जाती है। और तीसरा दिया है, आर्थिक असमानता के कारण धन और राजनीति के बीच गहरे संबंध के कारण राजनीतिक जुड़ाव के स्तर में गिरावट आती है। तो आपको बताना है कि चुनावी बांड रद्द करने का कारण क्या था। ऑप्शन ए में पहला कथन, ऑप्शन बी में है दूसरा और तीसरा कथन, ऑप्शन सी में पहला और तीसरा कथन और ऑप्शन डी में है पहला, दूसरा और तीसरा कथन। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये तीनों ही कथन सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव बांड रद्द करने के कारण है। और एक बार पुनः दोहरा लेते हैं इन्हें। चुनावी बांड योजना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रदत्त मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। दूसरा, राजनीतिक चंदा योगदानकर्ता को मेज पर एक जगह देता है, यानी विधायकों तक जो चंदा देने वाला है उसकी पकड़ हो जाती है, पहुंच हो जाती है। और जब नीति निर्माण होता है तो नीति निर्माण में
चंदा देने वाला व्यक्ति भी उन नीतियों को प्रभावित कर सकता है। इसके अतिरिक्त आर्थिक असमानता के कारण धन और राजनीति के बीच गहरे संबंध के कारण राजनीतिक जुड़ाव के स्तर में गिरावट आती है और जो नीतियां हैं उसके निर्णयन में और उसके निर्माण में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो जाता है। तो इन सब के कारण इसे रद्द कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये हमारा अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के प्रश्नों के लिए लगातार आप हमारे साथ में जुड़े रहिए और अभ्यास कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।